अस्सलाम नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ मैं हूं इम्तियाज मीर। अमेरिकन और ईरान के बीच एक कशीदगी है। मुतासिर कौन होगा? क्या पाकिस्तान, सऊदी और अमेरिकन का दबाव बर्दाश्त कर सकेंगे? हमने अफसोस भी नहीं किया और हमने कोई ताजियत भी नहीं की। और पोम्पियो साहब ने बात भी की है आर्मी चीफ से, लेकिन हमारा आज बयान भी आया है तर्जुमान का कि हम न्यूट्रल रहेंगे। और एक जनरल, ये दहशतगर्दी थी। एक मुल्क के जनरल को जिस तरह कत्ल किया गया है, इसका रिएक्शन तो आना था और जरूर उसका जवाब भी आएगा। एहतजाज पूरे मुल्क के अंदर हो रहा है, दोनों तरफ, यूएसए की तरफ से और ईरान की तरफ से धमकियां एक दूसरे को दी जा रही हैं। हमने हमेशा कहा है कि हम न्यूट्रल रहेंगे। जब अफगानिस्तान के अंदर हुआ था अभी हमने कहा था हम न्यूट्रल रहेंगे। क्या इस दफा भी हम न्यूट्रल रहेंगे? और उसके बाद नून लीग कंफ्यूज नजर आ रही है। जनरल असलम बेग के दौरान जब एक्सटेंशन की बात हुई थी, एक ही वो फर्द थे मियां साहब, उन्होंने कहा था कि मैं एक्सटेंशन नहीं दूंगा। नहीं मिली एक्सटेंशन। जनरल कियानी साहब को जरदारी साहब ने एक्सटेंशन दी, उस टाइम भी मियां साहब ने कहा, इनकार किया कि नहीं मिलनी चाहिए। जरदारी साहब ने एक्सटेंशन दे दी। राहिल शरीफ साहब को सबने कहा कि एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। सगे भाई ने कहा, शहबाज शरीफ ने कहा, काबीना ने कहा, ममनून हुसैन साहब ने कहा, प्रेसिडेंट उस टाइम, कि एक्सटेंशन दे। मियां साहब ने इनकार किया, एक्सटेंशन नहीं मिलनी चाहिए। इस दफा जो खबरें हैं लंदन की, मियां साहब ने कहा एक्सटेंशन मिलनी चाहिए। लेकिन यहां गैर मशरूत जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ, उसके अंदर, पार्टी के अंदर, नून लीग के अंदर एक बड़ा रिएक्शन आया। कुछ डिले किया जाए। ख्वाजा आसिफ ने गुस्से में आकर, कहा जाता है मीटिंग के अंदर, यह कहा कि मैं इस्तीफा देने के लिए तैयार हूं। मरियम नवाज साहिबा ने भी कुछ रिएक्शन दिया कि इतनी जल्दी क्या थी, गैर मशरूत की। फिर खत आया कि भाई इसको 15 जनवरी तक डिले किया जाए। मियां साहब ने कहा, पहली दफा दोनों भाई सेम पेज में हैं कि एक्सटेंशन दी जाए। इतना यूटर्न, इतना बड़ा यूटर्न जरूर होना चाहिए। और पार्लियामेंट के अंदर सभी इन्होंने किया। लेकिन कुछ लोग, जावेद लतीफ जैसे लोग, जिस तरह उन्होंने भी कहा है कि होना चाहिए, लेकिन प्रोसीजर को फॉलो किया जाए। लेकिन बिलावल साहब ने कहा कि हमें कॉन्फिडेंस में नहीं लिया गया। क्यों नहीं कॉन्फिडेंस में लिया गया? लेना चाहिए था। क्या महंगाई जो मुल्क के अंदर है, कप्तान से ये अवाम पूछती है, मालूम करना चाहती है कि 2019 के वादे जो दावे किए थे 2020 में वो पूरे होंगे क्या? जिस तरह ये सब एक साथ हुए 2020 में, ये अवाम के लिए साथ होंगे। इसी को पर अपने स्टूडियो में दाव दिया मोहतरम जनाब मिर्जा इश्तियाक बेग साहब, नून लीग के रहनुमा हैं और जो हैं कॉलमनिस्ट हैं, राइटर हैं, तमगाए इम्तियाज और सीनियर वाइस प्रेसिडेंट एफपीसीसी आए हैं। किसी तारफ और तारीफ के मोहताज नहीं है। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम। और उसी के साथ सरीना खान साहिबा पीटीआई की रहनुमा हैं, बड़ी वोकल हैं, खुल के बात करती हैं, सोशल वर्कर हैं। मैं आपको भी वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम। सर किस तरह टेंशन जा रहा है, जो कशीदगी है ईरान और अमेरिका के बीच में, एक जनरल को जिस तरह मारा गया है, ये तो दहशतगर्दी है। जिस तरह टारगेट किया है, हालात तो खराब तो होने जा रहे हैं। साहब आप कशीदगी को कह के थोड़ा सा इसको डाइल्यूट कर रहे हैं। हालात जंग के इस वक्त बादल जो हैं वो छाए हुए हैं इस वक्त, आप यकीन करें। और किसी वक्त भी जंग जो है इन दो मुल्कों के दरमियान हो सकती है। आपने जिस तरह एक मुल्क के साथ, सॉवरन मुल्क के साथ जिस तरीके से आपने बदमाशी की, इसकी मिसाल कभी नहीं मिलती। और उसके बाद सर ऊपर से आप इस तरह की धमकियाँ दे रहे हैं कि अगर आपने रिटेलिएशन किया तो हम इतने टारगेट्स आपके, जिसके अंदर मजहबी टारगेट भी हो सकते हैं, और कुछ वो कह रहे हैं कि आपके वो भी हैं, उसको भी हम निशाना बनाएंगे। देखिए इस वक्त पाकिस्तान बड़ी मुश्किल प्रॉब्लम में आ गया है।
एक तो हमारी मईशत ऐसी नहीं है कि खुदा न खास्ता अगर जंग होती है तो जो सबसे बड़ा अटैक होगा ईरान के पास, जो सबसे बड़ा हथियार है इस वक्त, वो हरमोज की जो मैसेज है गुजरगाह है जहाँ से दुनिया का 60% तेल जाता है, और वहाँ पे उसे कुछ नहीं करना। वहाँ पे वो अगर वो मिसाइल लेके बैठ जाता है तो इतनी स्पेस है कि वो जहाज़ों को वहाँ पे अमेरिका के जो जा रहे हैं या क्रूड ऑयल अमेरिका के लिए लेके जा रहे हैं या उसके जो दोस्त हैं मतलब हैं उनके लिए ले जा रहे हैं, अगर वो कर देता है तो वो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। और ये इससे क्या होगा कि ऑयल के प्राइसेस इतनी ज़्यादा बढ़ जाएंगी कि हमारी मईशत उसको सस्टेन नहीं कर सकती। फिर हमने ये देखा है कि जब भी हमारी मईशत जो है वो कमज़ोर होती है इम्तियाज़, तो हम क्या करते हैं कि प्रेशर में आ जाते हैं। एक तो देखिए कि अमेरिका ने जो फ़ोन किया, मैं इसके हक़ में नहीं हूँ। एक तो उन्हें सर प्राइम मिनिस्टर को भी कॉल करनी चाहिए थी, चीफ मिनिस्टर को भी, फॉरेन मिनिस्टर को भी करनी चाहिए थी। उन्होंने आर्मी को कॉल किया और आपको मालूम है कि कॉल करके उन्होंने कुछ इस तरह का एक पोर्ट्रे किया मैसेज जो है जैसे पाकिस्तान जो है वो हमारे साथ है। सुनो आप, हमारी सिचुएशन बड़ी डेलिकेट हो गई है। आई नो कि जब हमारी मईशत ख़राब होती है तो हमारे फैसले जो होते हैं वो सही फैसले नहीं होते। इससे पहले पास्ट में भी इस तरह का रहा है और हमें इस वक्त चाहिए कि हम इसका हिस्सा नहीं बने। बड़े साफ वर्ड्स के अंदर बतलाएं जो अगर ज्यादती अमेरिका ने की है कंट्री के साथ उसके लिए हमको। लेकिन सर हमने ताज़ियत न अफसोस किया कि हम ईरान के साथ नहीं। एक चीज, हमें अमेरिकन का भी साथ नहीं देना चाहिए, ये तासुर भी नहीं देना चाहिए सर। इम्तियाज़, ये सिर्फ अमेरिका की बात नहीं हो रही है, बात ये हो रही है कि जब अमेरिका की बात की जाती है तो अमेरिका के साथ जो कंट्रीज़ खड़े हुए हैं, जो ईरान मुखालिफ कंट्रीज़ हैं, उनकी भी बात होती है। उनके कुछ के हमारे आपने अभी देखा है कि जो एक कॉन्फ्रेंस कुआलालंपुर के अंदर हुई, हम उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सके। अगर हम अमेरिका को वो करते हैं तो फिर हमारे कुछ दोस्त जो हैं मतलब वो भी हमसे इसके अंदर नाराज़ होते हैं कि जी आप दूसरे का साथ दे रहे हैं, इसका मतलब है आप हमारे साथ नहीं हैं। तो पाकिस्तान की देखिए यही वक्त होता है कि जो आपकी फॉरेन ऑफिस जो होता है वो ऐसी हालत में देखता है कि हमें किस तरीके से इस मुश्किल सूरत हाल से निमटना चाहिए। हर एक चीज़ के हल तो होते हैं। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप मतलब अमेरिका के अगेंस्ट हो जाएं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप कह दें कि हम ईरान के साथ हैं, मगर हमने ऐसा स्टैंड लेना है जो दुनिया के ज़्यादातर कंट्रीज़ ले रहा है। इस वक्त दुनिया की काफ़ी कंट्रीज़ ने कंडेम किया है बहुत ज़्यादा अमेरिका को, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो किसी वक्त भी हो सकती है। और अगर हिम्मत बढ़ती है अमेरिका की तो कल को ये चीज़ पाकिस्तान में भी रिपीट हो सकती है कि जी आपने कुछ जर्नल आपके जो थे वो कश्मीर के अंदर आप कुछ कर रहे थे तो ये कर दिया। कोई कंट्री भी फिर इस तरीके की चीज़ों को करके गेट अवे हो सकता है। मेरे ख्याल से ये है कि मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि एस्केलेट हों ये चीज़ें, मगर अमेरिका ने जो एक जारियत की है, शिद्दत पसंदी की है, जो दहशत गर्दी की है, इसकी मिसाल। अच्छा, इसके करने की वजह यह है कि अगर आप पास्ट के अंदर जाएंगे तो अभी आपको पता है कि उनके ख़िलाफ़ जो है एक कार्रवाई हो रही है मवाज़े की, और उसके अंदर वो उन्होंने कामयाब रहे हैं इसके अंदर कि तमाम अमेरिकन उनको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहे थे। और यही चीज़ हुई थी जब इराक वॉर के अंदर मोनिस्की का प्रॉब्लम्स हुआ था क्लिंटन के साथ इम्पीचमेंट का। तो उस वक्त भी क्या किया था कि उसने इराक पे हमला किया था। और अब ये हुआ कि वो अमेरिका जो कल तक इसको इम्पीचमेंट के अंदर बहुत बुरे भले कह रहे थे, अब वो सबकी तवज्जो जो है वहाँ से हट गई और सबकी तवज्जो जो है वो ईरान की तरफ आ गई। तो ये सोचे समझे। नहीं, आप इम्पीचमेंट को भी देख रहे हैं, इलेक्शन को भी देख रहे हैं, दोनों चीजों को देख रहे हैं। सर देखिए, इम्पीचमेंट का तो ये था क्योंकि ये पास्ट में ये हो चुका है। लेकिन क्या आपको ये नहीं लग रहा कि इस मूव से जो हुई है इससे तो जो प्रो अमेरिकन है या प्रो वेस्टर्न है उसको तो नुकसान होगा, ईरान के अंदर भी, मिडिल ईस्ट के अंदर भी। सर देखिए, दो चीज़ें हैं। शिद्दत पसंदी अमेरिका में भी पाई जाती है और जो लोग इसको सपोर्ट करते हैं ये वो लोग हैं जो कहते हैं कि जी जो ये आदमी कर रहा है ख़ासतौर पे मुसलमानों के लिए कर रहा है, ये वाकई में हमारा हीरो है। मतलब कुछ लोगों ने इसको माना भी है कि ये मतलब जो कर रहा है सही कर रहा है। तो हो ये रहा है कि इम्पीचमेंट के अंदर इसकी पोजीशन बहुत ख़राब हुई थी। इसका
कुछ लोग ऑफ कोर्स इसके अगेंस्ट भी हैं जो कह रहे हैं कि इसको इलेक्शन से पहले ये नहीं करना चाहिए, मगर इसको फायदे वो लोग मिलेंगे जो जिस तरह मोदी है, मोदी के खिलाफ जी वो शिद्दत पसंद जो एक अनासिर हैं वो उसको लेके खड़े हुए हैं। अमेरिका में भी इस तरह के एक लोग हैं जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं, जो रूरल एरियाज़ के अंदर रहते हैं, वो हमेशा उसके सपोर्ट इसके साथ रही है, चाहे इसने मुसलमानों के ख़िलाफ़ बयानात दिए हैं, और वो इस चीज़ को अंदर ही अंदर बहुत खुशी मना रहे हैं कि आपने बहुत दिलेराना काम किया है जो आज से पहले कोई अमेरिकन। मगर देखिए अब तमाम चीज़ें डिपेंड करती हैं इम्तियाज़, आने वाला वक्त पे सर इसका असर हमारे ऊपर क्या, मिडिल ईस्ट में क्या पड़ेगा? सर हमारे पे बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा इसका। एक तो मीशत को मैंने आपको बतला दिया कि हम सस्टेन नहीं कर सकते, अभी अल्लाह अल्लाह करके हम जाके सेटल हुए थे, और अगर प्राइसेस बढ़ गए ऑयल के, इस वक्त पाकिस्तान 14 से 15 बिलियन डॉलर के एक्सपोर्ट कर रहा है, जिसमें हमें एक बेनिफिट ये मिल, इंपोर्ट कर रहा है क्रूड ऑयल। इसमें एक हमें थोड़ी सी एडवांटेज ये मिली थी कि 3 बिलियन सऊदीया ने हमको डेफर्ड पेमेंट पे दिया था, जिसकी हमें पेमेंट नहीं करनी पड़ रही थी। तो हो ये रहा है। दूसरी बात ये हो रही है कि अगर ये चीज़ एस्केलेट होती है इम्तियाज़, तो ये क्या होगा कि ईरान कोई फायर करेगा मिसाइल जो है वो अमेरिका में नहीं करेगा। वो कह रहा है जहाँ जहाँ अमेरिकन के बेसिस हैं, अमेरिकन बेस कर रहे हैं, हम उसको टारगेट बनाएंगे। सपोज वो यूएई को करते हैं, सपोज वो सऊदीया को करते हैं, तमाम गल्फ कंट्रीज के अंदर जहाँ जहाँ है, मतलब उसमें क्या होगा कि हमारे वर्कर्स भी वहाँ पे काम कर रहे हैं। कल को वो क्या होगा, उनकी जब ऑयल की प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी रिफाइनरीज के अंदर, जैसे सऊदीया की एक मिसाइल लग गया था सऊदीया की रिफाइनरी के ऊपर, 50% प्रोडक्शन कम हो गई थी, आपको पता है उसकी मतलब। तो उससे क्या होगा कि हमारे वर्कर्स पॉसिबल है कि वो वापस आ जाएं, मतलब क्योंकि वहाँ पे हालात ख़राब हों। तो आने वाला वक्त पे सबसे बड़ी चीज़ ये है कि अमेरिका को अभी तक ये है कि उनके एक फॉरेन मिनिस्टर ने कॉल किया था मुशर्रफ को, और हमने उनको वो सब कुछ दे दिया था जो उन्होंने हमसे मांगा तक नहीं था। हमने उनको बेसिस दे दिए थे, हमने उनको हर चीज़ उठा के दी, हमने अपने आदमी उठा के उनको दे दी, हमने उनका सफ़ीर उठा के उनको दे दिया, हमने बलूचिस्तान में एक बेस उनको दे दिया कि जहाँ से ड्रोन तैयारे उड़ते थे और हमारे लोगों के ऊपर जो थे वो तमाम कर रहे थे। अमेरिकन के दिमाग अभी भी यही है कि अगर कल को ईरान के अंदर एस्केलेट चीज़ होती है, उनको एक जगह चाहिए होगी, एक बेस चाहिए होगा, और उनके दिमाग में है भाई अगर पाकिस्तान इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको हमें कॉल करने की क्या जरूरत है ऐसे बुरे वक्त के अंदर आप, तो वो पाकिस्तान की तरफ देख। ठीक है सर, मैं मैडम आपकी तरफ आऊंगा। किस तरह आप इस पूरी सूरत हाल को देख रही हैं? खान साहब ने हमेशा अमेरिकन जब अपोजिशन में होते थे हमेशा कहते थे कि पाकिस्तान ने पराई जंग को, अफगानिस्तान को जिस तरह किया है इससे पाकिस्तान को नुकसान। किस तरह आप इस सिचुएशन को देख रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि इस वक्त जो ईरान और अमेरिका का जो ये जो कॉन्फ्लिक्ट है ना, इसने पूरे मशरिक़ वस्ता को एक बहुत ही खतरनाक सिचुएशन पर लाके खड़ा कर दिया है। जंग के दहाने पे खड़े हुए हैं हम सब। एक तरह से देखा जाए तो असरात हमें होंगे अगर खुदा न खास्ता कोई चीज़ एस्केलेट होती है। तो इस वक्त पाकिस्तान का जो नुक्ता नज़र है वो बहुत पहले से, अगर हुकूमत पाकिस्तान का सोचा जाए तो बहुत पहले से, जब खान साहब अमेरिका भी गए उस वक्त अमेरिका में बैठ के उन्होंने ये बात करी, वाजे कर दी थी कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है अब आइंदा किसी भी की जंग का हिस्सा नहीं बनेगी। ठीक है, तो एक तो ये बात, और जाहिर सी बात है जो भी नुकसानात माजी में होते रहे उसके पेश नज़र ही ये नैरेटिव जो है इसको स्ट्रांगली इस पे बिलीव किया गया और इसको वहाँ तक पहुँचाया भी गया, पूरी दुनिया को ही बल्कि पहुंचाया ये मैसेज। फिर उसके बाद ये हुआ कि अब जब ये सूरत हाल आ गई है तो मुझे लगता है कि बहुत ही मुनासिब तरीके से किसी का भी साथ या इजहार ना देते हुए एक फहम व फिरासत से काम लिया जा रहा है, सिचुएशन को एब्जॉर्ब किया जा रहा है, और इसके ऊपर जो है वो जो है ना फैसला साजी है जो भी है वो चल रही है। और उसमें वाज़े जो बात है वो ये है कि पाकिस्तान जो है अमन का अलम बरदार रहेगा, पाकिस्तान जो है वो कतई जिसे कहते हैं किसी की भी साइड नहीं लेगा, अपने खित्ते को, सरजमीन को किसी की जंगी मफादात के लिए इस्तेमाल नहीं होने देगा, बल्कि इस लिहाज से बहुत ज़्यादा अहमियत है पाकिस्तान की कि वो पीस या अमन को जो लेके आगे बढ़ेगा तो वो यही खित्ता है। तो इस बात का नैरेटिव गवर्नमेंट ने तो बिल किया हुआ था। आज DG ISPR साहब ने भी, आसिफ गफूर साहब ने भी नैरेटिव जो है कम्प्लीटली क्लियर कर दिया है कि पाकिस्तानी अफवाज भी जो है और पाकिस्तानी जो अफवाज है वो सिर्फ और सिर्फ अमन की अलमबरदार है, इस खित्ते में अमन को फ़रोग़ देगी, खित्ते को किसी के लिए भी इस्तेमाल नहीं करनी जाएगा, जो मुल्की मफाद और कौमी मफाद में होगा
उस चीज़ पे अमल पैरा किया जाएगा जो कि अमन है। हाँ, ये सच है कि अभी तक कोई वाज़ेह बयानात अगर आप गवर्नमेंट की बात करते हैं तो नहीं हुआ, जो अच्छी बात है, सोच समझ के चीज़ों को वो करना चाहिए। एक जो बॉटम लाइन है वो तो दे दी गई है कि पाकिस्तान की सरजमीन जो है वो किसी भी शोरिश का शिकार नहीं होगी, और अमन हमारे जो अवाम है उनके लिए भी और जो हमारे पड़ोसी हैं उनके लिए भी वो करा जाएगा। ठीक है सर, एक चीज बड़ी वाज़ेह आज चाइना के हवाले से, अमेरिका अपनी ताकत को काबू में रखे, एक बड़ा जबरदस्त बयान, खुल के बयान, और इनको एक मैंने कहा शट अप कॉल है अमेरिका की अथॉरिटी को ये दी गई है। सर देखिए, ये सबको पता है राज साहब कि अमेरिका क्या चाहता है इस रीजन के अंदर। पहली बात तो वो बहुत ज़्यादा खाइफ है जिस तरीके से चाइना एक बड़ी ताकत बन के उभर रहा है। वो बहुत खाइफ है कि चाइना और रशिया आपस के अंदर बहुत ज़्यादा इनके दोस्ती हो रही है, अलायंस बन रहे हैं, और वो अमेरिका के अगेंस्ट कल को अगर उन्हें हैंड्स जॉइंस कर लेते हैं तो अमेरिका को इसका भी डर है। तीसरी सबसे बड़ी चीज़ इम्तियाज़ वो ये है कि अमेरिका इस इलाके के अंदर चौधरी जो है वो इंडिया को देखना चाहता है, भारत को देखना चाहता है। वो चाहता है कि भारत एक तरफ पाकिस्तान को कर्टेल करे और दूसरी तरफ चाइना को भी वो और वो उनका यहाँ पे चौधरी अमेरिका का कौन हो वो ये हो। एक अच्छा मौका मिला है क्योंकि ऑलरेडी चाइना और सऊदीया जो है वो ईरान के लिए सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं, और उन्होंने ये कहा है कि जी सर ये तो देखिए एक ऐसी चीज़ है इसके अंदर हमें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। मेरी बहन ये कह रही थी कि हम सोच रही है हुकूमत अभी तक, देखिए अगर एक ज़्यादती हुई है, खुला दहशतगर्दी हुई है, गुंडागिरी हुई है, डोंट यू थिंक कि हमें सबसे पहले तो इसको कंडेम करना चाहिए। ये तो बात की बात है ना कि फ्यूचर के पास्ट के अंदर हमको कितने नुकसानात हुए जो हम अमेरिका के दोस्त बन गए और अमेरिका को हमने हर चीज़ वो दे दी, बेसिस दे दिए, सब कुछ दे दिया, और बाद में जब अमेरिका का वक्त निकल गया तो उसके बाद क्या। आपको एक वाक़या सुनाना चाहता हूँ इम्तियाज़ साहब, तारीख से आप बहुत ज्यादा वो रखते हैं। सर ब्रेक के बाद नहीं, ब्रेक का टाइम हो गया, ब्रेक के बाद आते हैं, यहीं से कंटिन्यू करते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। टेलीफोन लाइन पे मोहतरम जनाब डॉक्टर सफदर अब्बासी साहब जीडीए के रहनुमा हैं, सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, सेनेटर रह चुके हैं। डॉक्टर साहब मैं आपको वेलकम करता हूं अपने प्रोग्राम में। बड़ी मेहरबानी मीर साहब। सर मैं आपकी तरफ आता हूं। मिर्जा साहब 2 मिनट अपनी बात को पूरा करें, अपनी बात को पूरा करें। मैं आपको एक किस्सा बताना चाह रहा हूं कि जब अमेरिका ने क्लिंटन से डिसाइड किया कि वो इन्वेट करना चाहता था इराक को, तो उन्होंने सबसे पहले टर्की को अप्रोच किया और उनको $20 बिलियन ऑफर किए कि हम यहाँ पे अपनी फौजों को लेके आपकी तरफ से एंटर होंगे इराक के अंदर। आपको पता है कि उन्होंने मना कर दिया। बाद में जब अमेरिका ने काबिज हो गया इराक के ऊपर तो लोगों ने कहा कि यार आपसे ज़्यादा बेवकूफ़ तो कोई आदमी नहीं है। टर्की गवर्नमेंट को कहा आप 20 अरब ले लेते तो उन्होंने काम जो करना था तो कर लिया। तो उनके रहनुमाओं ने ये कहा, जो लीडर थे प्रेसिडेंट, उन्होंने कहा था कि हम ये कल ये नहीं चाहते थे कि जब नई जनरेशन इराक की बड़ी हो तो वो हमारी तरफ उंगली उठा के इशारा करेंगे काबिज लोग जो थे इस कंट्री से आए। अब मुशर्रफ ने क्या किया, जब अफगानिस्तान पे काबिज होना चाह रहा था अमेरिका, हमने बलूचिस्तान के अंदर अपने बेसिस उनको दिए। आपको पता है उनकी फौजें वहाँ से लैंड हुई हैं और वहाँ से अफगानिस्तान के अंदर गई हैं, और वहाँ पे हमने उनको ड्रोन्स के लिए फ़िज़ाई स्ट्रिप्स जो थी वो भी हमने तमाम दी। आज हमारा क्या हाल है, आज जो बुरी पोजीशन हमारी हुई है अफगानिस्तान के अंदर, उसकी एक वजह यह भी है कि हमने इस तमाम जंग के अंदर अमेरिका का साथ दिया। अब अमेरिका ने फिर हमें कॉल किया है। चाहिए तो ये था कि उसको ये कहा जाता है कि जी हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे, और उसको चाहिए था प्राइम मिनिस्टर को कॉल करता, उनको चाहिए था पॉम्पिटो को, क्या नाम है वो, माइक पॉम्पिटो, उसको करता फॉरेन, अपने जो फॉरेन मिनिस्टर जो था उसको कॉल करता। उसने डायरेक्ट यही किया बिकॉज उसने सोचा शायद ये मुशर्रफ का ज़माना चल रहा है, हम फिर, और इस तरह का इंप्रेशन पूरी दुनिया में दिया कि जैसे पाकिस्तान इस कॉन्फ्लिक्ट में हमारे साथ है। दूसरा, हमने अभी तक अगर इसको कंडेम नहीं किया तो मेरे ख्याल से इससे हमारी वीकनेस जो है वो भी जाहिर। ठीक है डॉक्टर साहब, क्या वजह है इमरान खान गवर्नमेंट खामोश है? जनरल कासिम सुलेमानी साहब को जिस तरह कत्ल किया गया, जिस तरह टारगेट किया गया है, गवर्नमेंट खामोश है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए जी, इस वक्त यकीनन पाकिस्तान के लिए उनकी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से भी एक मुश्किल सूरत हाल है, इसलिए कि ईरान हमारा मुस्लिम नेबर है, और जो मिडिल ईस्ट के अंदर जो जिस तरह की टेंशन उभर रही है उसमें एक बड़ी डिवीजन सी महसूस हो रही है, ख़ास तौर पे
नॉर्दर्न मिड ईस्ट और सदर्न मिड ईस्ट के दरमियान। और मैं समझता हूँ कि ये वाकया सिर्फ इसको इस तनाजुर में नहीं सिर्फ देखना चाहिए कि जी जनरल कासिम सुलेमानी साहब का जो मर्डर हुआ है, इसके पीछे जितने भी अवामिल हैं और जिसके पीछे जितनी भी जो अमेरिकन ब्लॉक जिसको आप कह रहे हैं मिडिल ईस्ट में, इनको सारे तनाजुर में देखा जाना चाहिए। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त शायद पाकिस्तान के लिए काफ़ी मुश्किल सूरत हाल है कि वो यकीनन कंडेम तो करता है सारे अमल को कि ये चीज़ नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन पाकिस्तान के पास ज़्यादा ऑप्शंस मैं नहीं समझता कि इस वक्त मौजूद हैं कि वो इस सारे अमल के अंदर मासवाए अपनी न्यूट्रलिटी बरकरार रखे, उसके अलावा कोई और चीज़ वो कह सके या कर सके। मेरी नज़र में इस वक्त पाकिस्तान का न्यूट्रल जो पोस्चर है वही पाकिस्तान के अल्टीमेट मुफाद में है। जी ठीक है। हाँ मैडम, आप क्या उसका कहना चाहेंगे? जी बिल्कुल। एक तो मैं ये बात कहना चाहूँगी कि अभी जैसे भाई ने भी बात की कि इश्तियाक भाई ने कि ये जो सोच विचार, हुकूमत सोच विचार नहीं, खान साहब बहुत पहले ही पीएम पाकिस्तान गवर्नमेंट जो है वो ऑलरेडी अपना नैरेटिव जो है पीस बिल्डिंग की तरफ वो कर चुकी है। इवन इंडिया के साथ हम अमन के साथ चले ऐसे खतरनाक दौर में जब जंग बिल्कुल सर पे खड़ी थी, तो ये तो एक मसला जाहिर है दो अलग ममालिक का है, लेकिन इन्होंने साथ साथ ये भी है कि अवाम, अफवाज पाकिस्तान, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान सब एक पेज पर हैं कि दोनों कंट्रीज को डी एस्केलेट करना है और अमन की तरफ लेके जाना है, इसमें कोई दो राय नहीं। और अब जो सोचा जा रहा है वो ये हो रहा है कि भाई कौन से ऐसे तरीके इख्तियार किए जाएं कि इस तरह की कोई मतलब ये जो सिचुएशन है ये ख़त्म हो, डिसॉल्व हो, डाइल्यूट हो। ठीक है, पहली चीज़ तो ये। और इसमें जो रोल हम सबको पता है जुग्राफियाई लिहाज से भी पाकिस्तान का कितना मतलब अहम रोल है इसके अंदर, खित्ते के लिहाज से, फिर मईशत पे भी ज़ाहिर असर पड़ता है। और सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं बल्कि आड़ोस पड़ोस के जितने ममालिक हैं मशरिक़ वस्ता है, सबके हालात जो हैं वो एक नाजुक दौराहे पर हैं। तो अमन एक वाज़ेह पैगाम है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का भी और अवाम का भी और अफवाज पाकिस्तान। ठीक है सर, एक दूसरी चीज, कंफ्यूज एंड नून लीग, क्या वजह है आपकी जमात गैर मशरूत, फिर डिले, फिर हां फिर ना, पार्टी के अंदर जितने बड़े मसाइल हुए, मौलाना फजल रहमान का धरना था तो नून लीग के अंदर भी डिवीजन, बड़े मियां साहब एक तरफ, छोटे मियां साहब दूसरी तरफ। इस दफा छोटे मियां बड़े मियां एक साथ थे तो फिर पार्टी के अंदर एक दूसरा मौक़िफ़। क्यों आप लोग परेशान है, क्यों, क्या वजह है इस मसले पे भी? देखिए, परेशानी नहीं है, हो ये रहा है कि आप विंड के अगेंस्ट नहीं जा सकते। मतलब इंग्लिश में कहावत है, यू कांट गो अगेंस्ट द विंड। इस वक्त यह हो रहा है कि पीपल्स पार्टी जो कि एक बड़ी पार्टी है वो भी सपोर्ट कर रही है एक्सटेंशन को। ठीक है, क्यों आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि नून इसके अगेंस्ट जाएगी? दूसरा देखिए सर, आपका अपना मौकिफ था, देखिए खुद खत आया कि आप इसको डिले करें, आप इसको आप जल्दी में थे। नहीं, डिले तो आपने कॉन्फिडेंस में ही नहीं लिया अपोजिशन को। सर देखिए, ये तो हुकूमत का काम था ना कॉन्फिडेंस। सर नहीं, आपकी बड़ी जमात थी, नून लीग ने पहले ही हाँ कर दिया सर। अच्छा, दूसरी इसकी बड़ी बात मैं आपको एक चीज बतलाऊं कि देखिए आपका मौक़िफ़ में तब्दीली कब आती है। आजकल के जो हालात हैं, एक कहावत है कि इन द मिडिल ऑफ ए बैटल यू कैन नॉट चेंज द चीफ, यू नो मीन्स। इस वक्त जो हालात हैं मेरे ख्याल से, और ख़ास तौर पे ये कल के बाद जो एक नई सिचुएशन हुई है, इसके अंदर मेरे ख्याल से एक्सटेंशन जो है ये एक वक्त की ज़रूरत है। अगर एक्सटेंशन हो जाती है, और फिर देखिए दूसरी बात ये हो रही है, सबसे बड़ी चीज़ कि अगर दूसरी पार्टीज़ भी उन्होंने भी ये डिसाइड किया है कि एक्सटेंशन होनी चाहिए, तो मेरे ख्याल से नून को भी उनका साथ देना चाहिए। ठीक है सर। डॉक्टर साहब, नून लीग उजलत में जल्दी में डॉक्टर साहब नैरेटिव तब्दील किया, वोट को इज्जत दो, खलाई मखलूक, वो चीजें कहां चली गई? डॉक्टर साहब क्या कहेंगे? देखिए मीर साहब, मैं काफी अच्छे से आपको एक बात कह रहा हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो पॉलिटिकल स्पेस है वो बड़ी जो ना महफूज होती जा रही है सियासतदानों के लिए, और जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है वो तकरीबन सियासतदानों के हाथों से निकल चुका है। अब उसकी बहुत सी वजूहत हैं, पाकिस्तान की जो रीजनल और सिक्योरिटी सिचुएशन है उसका भी इसमें हाथ है, और फिर मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर एक सीरियस वैक्यूम है इस वक्त नेशनल लीडरशिप का। मदद के साथ मैं तमाम अपने जितने भी लीडरान हैं उनकी इज्जत करता हूँ, उनकी रिस्पेक्ट करता हूँ, लेकिन आज पाकिस्तान के अंदर एक सीरियस वैक्यूम है नेशनल लीडरशिप का, और हम जो जिस सियासत को हम समझते थे या जो सियासत
एक जमाने के अंदर चलती थी, चाहे हम मार्शल लॉ के अंदर थे, चाहे हम किसी भी उसमें थे, तो एक मुस्तकिल लड़ाई थी सियासी कुव्वतों और पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट के दरमियान। और अब मैं समझता हूँ कि वो जो पॉलिटिकल स्पेस है वो अब ऑक्यूपाई हो चुकी है, और मेरी नज़र में अब जो है ख़ास तौर पे मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा की शहादत के बाद मेरी अपनी नज़र में जो सियासी कुव्वत थी वो बहुत हद तक जो बाकी सियासी जमातें बनी हैं उनमें उसकी भी बड़ी सी वजूहत हैं कि जी हमारी सियासी जमातें किस तरह एक्ट कर रही हैं या किस तरह रिएक्ट कर रही हैं, या इस वक्त पाकिस्तान की सियासी जमातों का किरदार क्या रहा है, उनके जो वर्कर्स किधर खड़े हैं, उनकी सोच किधर खड़ी है, वो नजरिया या जो भी जो जिसकी बुनियाद पे सियासी जमातें चलती थी वो मफकूद हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि ये एक नेचुरल फिनोमेनन है, इसमें हम ब्लेम करें मियां साहब को या PMLN को तो मुझे इसमें कोई ब्लेम गेम नहीं करनी है, मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन जनरली हमारी सियासत इस वक्त कमजोर हो चुकी है। और मैं समझता हूँ कि जब तक हम पार्टी दोबारा जो है ना एक सियासी अमल को पार्टियों के अंदर बहाल नहीं करते और सियासत से अपने सियासी जमातें दोबारा जब वो एक जमहूरी और नजरियाती तरफ नहीं जाती, तब तक जो है ये सूरत हाल बरकरार रहेगी और इस किस्म के वाकयात आपको बेताशा मिलेंगे जो अभी आपने पॉइंट आउट किया है PMLN। सर आइन की बालादस्ती की, अपनी हुकूमत गई, उनकी वाइफ उधर थी, छोड़ के जेल केसेस GIT सब कुछ, जिस तरह GT रोड सब कुछ हुआ, अचानक वो किस तरह मियां साहब पीछे हटे हैं, क्या कहेंगे इसके ऊपर? देखिए जी, मैं जिस तरह मैंने आपको कहा कि मियां साहब की यकीनन जो उनकी जो सियासी सोच थी या उनका जो सियासी नजरिया था बहुत स्ट्रांग था, इसके अंदर कोई शक नहीं है। लेकिन मैंने हमेशा पहले भी मियां साहब से जब भी बात हुई है तो मैंने एक ही चीज कही है कि मियां साहब का अपनी सोच और नजरिया की स्ट्रेंथ तो अपनी जगह है, लेकिन उनके पास वो हथियार नहीं है जिसकी बुनियाद पर वो लड़ाई लड़ना चाहते थे। और मैं समझता हूँ कि गालबन मियां साहब ने अल्टीमेटली ये चीज रियलाइज कर ली कि जी मैं जिस जंग में कूदा हूँ या जिस जंग में मैं आगे जा रहा हूँ, मेरे पीछे जो अफवाज हैं वो शायद वो जंग लड़ने को तैयार ही नहीं है। तो मैं समझता हूँ कि इसकी बुनियादी वजह मियां साहब का, अगर उन्होंने बैक ट्रैक किया, मैं नहीं कहता कि उन्होंने किया है, लेकिन अगर कोई चीज बैक ट्रैकिंग हुई है तो उसकी बुनियादी वजह है कि मियां साहब ने शायद ये महसूस किया है कि वो हथियार जो होने चाहिए इस लड़ाई के लिए वो गालबन उनके पास नहीं है। क्या इमरान खान के लिए क्या कहेंगे, मुफाहमत और एहतसाब एक साथ चल सकता है? देखिए, एक तो बड़ी क्लियर बात है ना कि जी जो एहतसाब जिसकी बुनियाद पे खान साहब ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी और मुस्तकिल कंप्रोमाइज किया, अपने दोस्तों को नैब ऑर्डिनेंस लाए कि मेरे दोस्त खुश होंगे, अभी ब्यूरोक्रेट्स को भी छोड़ दिया, बिजनेसमैन को भी छोड़ दिया, ये दबाव था, उन्होंने बर्दाश्त नहीं किया। 22 साल की जद्दोजहद कहां चली गई डॉक्टर साहब? देखिए जी, इसमें यकीनन मैं समझता हूँ इस एक अमल ने यकीनन खान साहब की सियासत को काफी हद तक जो है वो डैमेज किया है। और जिस तरह मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई जनरली जो मैंने एक बात की तमाम सियासी जमातों के हवाले से कि वो जो एक सोच और जिस बुनियाद पे जो ना एक जदोजहद शुरू होती है वो आहिस्ता आहिस्ता वो सोच जो है ना वो पीछे चली जाती है, और जो रियल पॉलिटिक्स जिसको हम कहते हैं और जो हकीकी पॉलिटिक्स है पाकिस्तान जैसे मुल्क की वो सामने आना शुरू हो जाती है। और मैं समझता हूँ कि खान साहब भी दीगर जमातों और दीगर क़यादतों की तरह उसी चीज का शिकार हुए हैं और उसी चीज की वजह से गालबन उन्होंने ये महसूस किया कि जी ये जो एहतसाब का अमल है वो सद तक आगे नहीं बढ़ पा रहा, और इसके नतीजे में जिस तरह उनको कहा जा रहा था कि जी मैं समझता हूँ इफ्तियार से शायद जरदारी साहब बिल्कुल दुरुस्त है कि जी बिजनेस और एहतसाब जो है साथ साथ नहीं चल सकते। ठीक है सर, से क्या कहेंगे इश्तियाक बेग साहब? सर देखिए, पहली बात तो अब्बासी भाई ने ये बात सही कही है कि बिजनेसमैनों की ज़रूर डिमांड थी। अभी भी जब प्राइम मिनिस्टर आए तो कई बिजनेसमैन जो कराची के थे, क्योंकि आपको अंदाज़ा नहीं है कि कितना ज़्यादा बिजनेसमैनों की मैं सिर्फ बात कर रहा हूँ कि बिजनेसमैनों को कितना ज़्यादा तंग किया जा रहा था। एक तरफ नैब कर रही थी, एक जगह FIA कर रही थी, एक जगह जो है FBR कर रही थी, और बहुत ज़्यादा हर एक बड़े बिजनेसमैन जो था, आपको पता होगा कि तमाम बड़े बिजनेसमैन नैब जो थे उन पर केसेस चल रहे थे।
अब प्राइम मिनिस्टर ने जो ये लिया है और ख़ास तौर पे उन्होंने खुद अपने जो साथी वहाँ पे बैठे हुए थे उन लोगों को ये करके कहा है, देखिए अगर ये सिर्फ बिजनेसमैनों तक होती कि नैब तंग नहीं करेगी उसको इख्तियारात बिजनेसमैनों को, उन्होंने अपने तमाम साथियों को भी ऑफ हुक कर लिया। मतलब आपको पता होगा कि कुछ अरसे पहले के नैब के जो डीजी थे उन्होंने ये बयान दिया था, हवा का रुख तब्दील होने वाला है। और उसके बाद फिर ये अखबारों में भी ये क्या सराहियाँ की जाने लगी कि अब जो है जो हुक्मरां जमात है उनके वो लोग जिनके ऊपर केसेस हैं नैब के अंदर उनके भी सख्ती से निपटा जाएगा। क्योंकि देखिए हम तो जितने विक्टिमाइज होने थे अपोजिशन तो हो गई, चाहे वो पीपल्स पार्टी हुई हो चाहे वो नून रही हो, मतलब उनको तो तब उनके पास तो केसेस ही नहीं है किसी और के ऊपर बनाने के लिए, मगर उन्होंने अपने आदमियों को ज़रूर इस चीज़ से रिलीफ दी है, जिससे सुना यह है कि उनकी जो कैबिनेट मीटिंग हुई है उसके अंदर भी उनको इस चीज़ से मतलब आगाह किया गया कि सर इस चीज़ से हमारी पार्टी को जो है मतलब नुकसान हुआ है जो आपने। और फिर उन्होंने जिस तरीके से वहाँ पे कहा है कि मेरे सामने जो कुछ लोग बिजनेसमैन बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं मेरे, उनके ऊपर केसेस हैं, वो भी बड़े रिलीफ फील कर रहे होंगे, तो मेरे ख्याल से इस तमाम चीज़ ने कोई अच्छा टेस्ट नहीं छोड़ा है। ठीक है, आपको डैमेज हुआ है, नुकसान हुआ है, आप अपने जो वादा था जो दावा था उस पे सौदेबाजी किए, पीछे हटे हैं खान साहब अपने लोगों को रिलीफ देने के लिए। मैडम नहीं देखें, अगर आप नैब के ऑर्डिनेंस के तहत अगर बात कर रहे हैं तो मैं ये कहूँगी कि देखें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि एक होता है नुकसान जो कौमी ख़जाने को पहुँचाया जाता है, जो सरकारी ओहदों का नाजायज़ इस्तेमाल करके किया जाता है, जो कि उसको, और जो बिज़नेस के जो बेज़ाब्तियाँ या जो कि असूल थे उनमें जो बेज़ाब्तियाँ होती हैं उनको अलग अलग पैराए में देखना बहुत ज़रूरी है इस वक्त। अब वो जो है जिसमें कौमी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया गया है उनके केसेस को, और जो बिजनेस के जो बेज़ाब्तियां हैं उनके केसेस को अगर सेपरेट कर कर वो करा जाए तो मतलब इसमें कोई हर्ज नहीं है। और इसी के तहत जो है देखें बेसिकली देखना ये होता है कि आवाम को रिलीफ पहुंचे, और जिसने कौमी खजाने को नुकसान पहुंचाया है उनको सख्त से सख्त उससे गुजरे वो अमल से, और पैसे जो भी नुकसान आता है उसका अजाना। 2019 में कोई रिलीफ आवाम को नहीं पहुंचा है। महंगाई 2020 में आई, सब चीजें आपने महंगाई कर दी, कप्तान की टीम ने आवाम को मायूस किया, क्या आवाम को मिला? नहीं देखें, जो गवर्नमेंट हमने संभाली है तो ये देखना बहुत जरूरी है कि जो पुरानी जो गवर्नमेंट थी जो कई कई दिहाइयों से हुकूमत कर रही थी, उन्होंने जो बेज़ाब्तियां की या जो भी कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा, जो कि माइनस में मिला मौजूदा गवर्नमेंट को, तो उसका मलबा जाहिर है वो भी समेटना पड़ा। साथ साथ मैक्रो लेवल पर भी बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा, और आम इंसान भी जाहिर है वो पिसा हुआ जो शख्स था, मेरे ख्याल में वो तो पाताल में धंस गया। मैं जीरो भी नहीं कहूंगी कि भाई सिताए जमीन से वो हो रहा है, वो बिल्कुल पाताल में धंसा हुआ मिला। अब उनको भी साथ साथ ऊपर लेकर आना है। साथ साथ जो मेजर प्रॉब्लम्स है कंट्री की, चाहे वो सरहदों की हो, चाहे वो इकोनॉमी की हो, चाहे वो मईशत की हो, सबको संभालना जो है बहुत जरूरी था। मुझे लगता है कि बहुत कामयाबी के साथ बैलेंस करके चल रहे हैं। जाहिर है इम्पैक्ट तो आना था, पुरानी जो भी वो रहा है, बेज़ाब्तियां रही हैं, उसका आम आवाम पे भी असर पड़ा, गवर्नमेंट पे भी पड़ता है, सब पे पड़ता है, लेकिन उसको बहुत खुशअस्लूबी के साथ बैलेंस करके चला जा रहा है। जहां तक आप ये कहते हैं आम इंसान को फायदा पहुंचाने की बात है, तो उसके अंदर अगर आप देखें जो भी वादे किए गए उनका जो है वो शुरुआत हो चुकी है। चाहे वो सबसे पहले तो चले मैं कहती हूँ जो बिल्कुल ही ग्राउंड जीरो पर है, उन लोगों को ऊपर लाने के लिए, बेघर लोगों के लिए पनागाहें जो वो करी गई, साथ में लंगर का किया गया, साथ में एहसास प्रोग्राम जो कि गुर्बत के खात्मे के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन साबित हो रहा है और होगा भी आइंदा। उसकी नेटवर्किंग को मुल्कगीर तौर पे फैलाने की कोशिश की जा रही है। कामयाब जवान का जो वादा किया गया था, रोजगार जिन नौजवानों में पोटेंशियल है या जो सरमाया की कमी की वजह से या ना होने की वजह से अपने ख्वाबों को पूरा नहीं कर सकते, उनको सपोर्ट की जा रही है। जिनके पास प्रॉपर स्ट्रैटेजी है उसको आगे किया जा रहा है। फिर सस्ता हाउसिंग स्कीम्स है, इसको हेल्थ वादे मैडम, जो वादे दावे किए गए थे इलेक्शन के, जो वादे नौकरियों की बारिशें होंगी, जो घर मिलेंगे, वो चीजें कहां चली गई? अब आप ये देखें ना, जितने साल दूसरी गवर्नमेंट ने गुजारे, हमें उतने महीने तो मतलब चैन से गुजारे हम, ताकि हम उसको आगे बढ़ाएं, इन तमाम चीजों को, और बढ़ा रहे हैं। जाहिर है अब आप जब आप देखेंगे 2-3 साल में ये चीजें और बेहतरीन तरीके से वाज़ेह होंगी। आपने बहरान हल नहीं किए, आपने बहरान पैदा किए। बहरान दूसरों के जो भी छोड़े हुए थे और पैदा करना था उसका इलाज कर रहे हैं। गैलप का सर्वे देखें, आपने चीजों को बढ़ा दिया। आप
स्टेटिस्टिक्स देखें, आप कैसे अदारा शुमारियात के देखें, बढ़े हैं चीजें, कम नहीं हुई। जो कर्जे पुरानी जो गवर्नमेंट 30,000 अरब रुपए आज 41,000 अरब रुपए, बढ़ी 11,000 अरब रुपए आपने बढ़ा दिए। देखिए, जो कर्जे जो थे पुरानी गवर्नमेंट से लिए वो ना सही जगहों पे इस्तेमाल हुए, बल्कि उल्टा वो प्राइवेट मतलब जो उनके जो खुद के बैंक बैलेंस थे या उसके ऊपर लग गए। जिनके हजारों में बैंक बैलेंस थे वो अरबों में पहुंच गए। जो मोहल्लों में रकम लगनी चाहिए थी उससे महलात बन गए। ये माजी की सूरत हाल है। अब जो है उसका भी खमियाजा जो है वो हम उसको भी सही करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको भी फेस कर रहे हैं, और साथ साथ आवाम को भी। जब कोई कैंसर का इलाज करता है ना तो ऑपरेशन हो रहा होता है, और जब ऑपरेशन हो रहा होता है तो वक्ती तकलीफ होती है, लेकिन दायमी इलाज उसी ऑपरेशन। ठीक है सर, कह रहे हैं कि हमें ये विरसे में मिला, इनहेरिट किया है हमने। ये 15 महीने हो गए, खुदारा अब ये बात छोड़ दें कि हमें विरसे में मिला है। मैं आपको बतला रहा हूँ इन्फ्लेशन क्या होता है। इन्फ्लेशन ये होता है महंगाई की शरह। जब मियाँ साहब को घर भेजा गया तो 6% महंगाई की शरह थी, जिसको इन्फ्लेशन कहते हैं, और इस वक्त 12% है। जब उन्हें घर भेजा गया तो उस वक्त इंटरेस्ट रेट 6% था, जिसकी वजह से कंज्यूमर फाइनेंसिंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। इस वक्त स्टेट बैंक का डिस्काउंट रेट है 13.5, और अगर आप किसी बैंक के अंदर जाते हैं तो वो 16% पे आपको देते हैं। 16% में मेरी बहन नई इंडस्ट्री नहीं लग सकती, एक्सपेंशन नहीं हो सकता, नई जॉब क्रिएट नहीं हो सकती हैं। शायद आपको ये पता नहीं हो कि इस वक्त 10 लाख लोग जो हैं वो बेरोजगार हो गए हैं इसके अंदर। आप कह रही हैं नई जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, ये ज़रूर हुआ है, कारखाने बंद हुए हैं और लंगर खाने खुल गए हैं, मगर हालात इस वक्त इकोनॉमी की बेहतर नहीं है। और अब मेरे ख्याल से देखिए, अब तो लोग ये भी कहने लग गए हैं कि उस वक्त जब इन्फ्लेशन कम था, GDP 5.8% आई थी, जो 13 साल में हाईएस्ट थी। इस वक्त पता है, इस वक्त IMF ने, वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि पाकिस्तान अगर 2.4% GDP हासिल कर लेता है, 2.4% हमारी जो पैदाइश की शरह है वो 2.4% से ज़्यादा है। इसका मतलब है कि नील पे हम मतलब आ गए हैं, कोई हमारी वो। अब आ जाइए, आप कह रही हैं कि हमने कर्जे लिए। देखिए, हमारे जो कर्जे थे वो सबसे बड़ी चीज़ ये 12-12 घंटे की जो लोड शेडिंग हो रही थी, 12,000 मेगावाट के जो थे बिजली घर लगे। आपने 16 बिलियन एक साल के अंदर लिया। आपने कोई प्रोजेक्ट का एक नाम बतला दें, मैं आपकी पार्टी को ज्वाइन कर लूंगा। बड़ी मेहरबानी सर, बड़ी मेहरबानी आपकी बात करने की, बड़ी मेहरबानी आपकी मैडम, आपकी बड़ी मेहरबानी डॉक्टर साहब, आपकी बड़ी मारी। टेंशन खत्म होनी चाहिए, जंग के खतरात खत्म करने, पाकिस्तान को किरदार अदा करना चाहिए। मुल्कों की दोस्ती नहीं होती, मुल्कों के मुफादात होने चाहिए। और हम एक सुपर पावर ताकत हैं, एटमी ताकत हैं, और जो हमला हुआ है उसकी जरूर मजम्मत करनी चाहिए हमें। मुल्क के अंदर फैसले इदारे करें, पार्लियामेंट एक सुप्रीम इदारा है, मुल्क के अंदर जमहूरियत है, और आईन एक मुकद्दस किताब है हमारी, उसके तहत फैसले होने चाहिए। सब इदारे हैं, जो वादे किए इस हुकूमत ने वो पूरे करने चाहिए, और इस हुकूमत को अपना टाइम पूरा करना चाहिए। फैसले अवाम के लिए होने चाहिए, जो अवाम से वायदे हुए हैं वो भी पूरे होने। इसके साथ इजाजत, अल्लाह हाफिज।